बॉडी को आवेशित तीन प्रकार से कर सकते हैं। वो अपने पास में एक तो होती है चालक, चालन विधि द्वारा। दूसरी यदि मैं बात करूं घर्षण द्वारा, और थर्ड नंबर पे यदि मैं बात करूं प्रेरण विधि द्वारा। प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा और चालन विधि द्वारा। चालन विधि की यदि सबसे पहले मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे अपने पास में कोई एक न्यूट्रल बॉडी है जिसके ऊपर टोटल चार्ज 0, इसके पास में टोटल चार्ज 0 है। इसका मतलब इसमें यह है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव टोटल चार्ज 0। अब इसके पास में जैसे ये बॉडी है A, इसके पास में मैं कोई दूसरी B बॉडी जो क्या है आवेशित है, धनावेशित भी ले सकते हो और ऋणावेशित भी ले सकते हो। तो इसको मैं जैसे पॉजिटिव है और इसको मैं किसके पास में लेके आ गया, A बॉडी के पास में, A बॉडी के पास में लेके आ गया जो कैसी थी अपने पास में निरावेशित। मैं इसको इसके पास में लाकर इसको क्या करता हूं, टच करता हूं, स्पर्श करवाता हूं, स्पर्श करवाऊंगा, स्पर्श करवाऊंगा तो यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये B और ये A एंड B, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर, तो यहां से चार्ज इसके ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, कर लेना इसमें तो खैर क्या दिक्कत है। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, वापस सेपरेट कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। अलग अलग कर दूंगा तो इसके ऊपर भी चार्ज रह जाएगा और इसके ऊपर भी चार्ज चला जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हो गई अपने पास में, चालन विधि द्वारा। चालन विधि में क्या होता है कि अपने पास में कोई भी कंडक्टर होता है, ठीक है, और इसमें या अपने पास में ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी अपने पास में उदासीन बॉडी है, उसके पास में हम क्या करेंगे, आवेशित बॉडी को लेके आएंगे और उससे स्पर्श करवाएंगे। स्पर्श करवाएंगे तो इसके ऊपर भी चार्ज और इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा। जब हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर भी चार्ज। तो ये तो अपनी कौन सी हो गई, चालन विधि। दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूं किसकी, घर्षण विधि की। किसकी बात करूं, घर्षण विधि। और ये आपको मालूम है, मालूम नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। क्यों, क्योंकि तुम ये प्रैक्टिकल कर चुके, कब, बचपन में। या तो वो कैसे करते थे कि जब किसी आदमी को हम कुर्सी के ऊपर बैठाते थे और उसके पीछे से शॉल से ऐसे मारते थे और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद में दूसरा आदमी आके उसको टच करता था तो उसको एक झटका लगता था। तो उसमें भी क्या होता था कि शॉल और बॉडी, शॉल किसका था, ऊनी वस्त्र था, और कुर्सी, दोनों को हम क्या करते थे, घर्षण करते थे, बार बार उसको टच करते थे। तो घर्षण के कारण क्या होते थे, उसके ऊन से इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर चले जाते, कुर्सी के अंदर। तो उनके ऊपर जो शॉल था उसके ऊपर तो चार्ज पॉजिटिव और कुर्सी के ऊपर चार्ज नेगेटिव आता था। तो वो कौन सा हो गया अपने पास में, घर्षण विधि। तो घर्षण विधि के अंदर वहां से अपने उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव, एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव। लेकिन यहां पर कंजर्वेशन लॉ लागू होता है। कंजर्वेशन लॉ यहां पे भी लागू होता है, यहां पर भी लागू होता है। यहां पर भी टोटल चार्ज जितना पहले था, ये प्लस ये, बाद में भी उतना ही रहेगा। और यहां पर भी टोटल चार्ज कितना रहेगा कि उसके ऊपर, ऊनी वस्त्र के ऊपर जितना चार्ज पॉजिटिव आएगा उतना ही सेम नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, प्लास्टिक के ऊपर। तो टोटल चार्ज आज भी 0 ही रहेगा यदि पहले 0 था तो। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी, प्रेरण विधि की। किसकी बात करें, प्रेरण विधि की। तो प्रेरण विधि के अंदर यदि हम बात करेंगे तो इसमें क्या है अपने पास में कि जैसे अपने पास में कोई भी बॉडी है, कोई भी जैसे अपने पास में है और वो क्या है, वही न्यूट्रल है। अपने पास में जैसे ये ए बॉडी है, न्यूट्रल है। इसके पास में जैसे मैं कोई दूसरी बॉडी लेके आऊं बी, और ये कैसी है, आवेशित है। ये कैसी है, आवेशित है। पहले ये न्यूट्रल थी, बाद में मैंने इसके पास में बी बॉडी लेके आया या कोई बी द्रव्य लेके आया जो जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। अब यहां पर अपने को इस बात का मालूम है कि इसके अंदर टोटल चार्ज 0 था, लेकिन 0 था तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, आकर्षित। तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो तो इस साइड में आ जाएगा, और इतना ही सेम नेगेटिव इस साइड में, तो पॉजिटिव इस साइड में आ जाएगा। अब यहां से ये प्रेरण के कारण ये इसको थोड़ा सा आकर्षित कर लिया। अब यदि मैं क्या करूं, इसको दोबारा, ये बी बॉडी अपने पास में और इसके ऊपर, और ये ए बॉडी, इसके इस साइड में कौन सा आ गया, नेगेटिव। और यहां मैंने इसको क्या कर दिया, ग्राउंड। इसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड। तो पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा कहां चला गया, ग्राउंड में। जबकि ये जो बी बॉडी वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट, जिसकी वजह से ये ग्राउंड में नहीं जाता।
अब मैं क्या करूंगा, इस ग्राउंड को हटा दूंगा, यहां से इस ग्राउंड को हटा दूंगा और ये बी बॉडी और ये ए बॉडी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको मैंने हटा दिया। अब इन दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे या इसको मैं अलग कर लूंगा ए बॉडी को, तो ये ए बॉडी और इसके ऊपर ये चार्ज आ गया नेगेटिव और ये क्या हो गई, आवेशित हो गई। तो आवेशन की अपने पास में कितनी विधियां हो गई, 3, चालन, घर्षण और प्रेरण। इसमें ये जो बी लेके आया हूं आवेश, इसको बोलते हैं प्रेरक आवेश। इसको क्या बोलते हैं, प्रेरक आवेश। और इसको, इसके ऊपर जो आवेश आया इसको बोलते हैं प्रेरित आवेश। इसको मैं Q डैश से रिप्रेजेंट, यदि मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, मान लो Q से, और इसके ऊपर जो चार्ज है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूं, Q डैश से, तो हम इसकी वैल्यू भी बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जो प्रेरित आवेश की जो वैल्यू होगी Q डैश की वैल्यू वो होगी माइनस का Q और 1 - 1 एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R ये उस माध्यम का परावैद्युतांक है जो यहां पर जो आपने माध्यम लिया है या जिस माध्यम की ये बॉडी है ए वाली। यदि ये किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, ये अपने पास में किसकी बनी हुई है, मेटल, तो मेटल के लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां से मैं बात करूं Q डैश की वैल्यू की, तो Q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी भी संख्या में इनफाइनाइट का भाग दोगे तो 0, तो 1 - 0 1 ही बचेगा और ये Q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q। मतलब यदि अपने पास में हम क्या लेते हैं, कोई भी मेटल लेते हैं, ये मेटल लेते हैं, तो इसके ऊपर प्रेरित आवेश की वैल्यू प्रेरक आवेश के बराबर होगी। और किस में होगी, ये माइनस जो सिंबल है वो ये रिप्रेजेंट करना चाहता है, यहां पर ये जो माइनस है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है कि यहां पर जो प्रेरित आवेश होगा वो प्रेरक आवेश की अपोजिट नेचर का होगा या विपरीत प्रकृति का होगा। ये अपने पास में क्या हो गई, आवेशन की तीनों विधियां। ये वाला ज्यादा याद रखना, वैसे न्यूमेरिकल टाइप यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो, वैसे राजस्थान बोर्ड में इतना है नहीं अपने। इसके बाद में यदि हम आगे बात करें किसकी, आवेश और द्रव्यमान में अंतर की बात करें, तो चार्ज वर्सेस मास, चार्ज वर्सेस मास, इसके अंदर यदि हम बात करें, सबसे पहले यदि मैं बात करूं चार्ज की, तो जो चार्ज की वैल्यू है वो अपने को मालूम है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन मास ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। इसके बाद में यदि मैं बात करूं सेकंड नंबर पे कि अपने पास में जो चार्ज है, अपने पास में क्या है, चार्ज, ये क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी रखता है, मतलब क्वांटीकृत राशि है, तो इसका जो स्थानांतरण होगा वो Q = NE के रूप में ही होगा। जबकि ये मास जो है, द्रव्यमान है, वो क्वांटाइज प्रॉपर्टी नहीं रखता, तो इसमें तो आवेश का स्थानांतरण होगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, लेकिन इसका जरूरी नहीं है क्योंकि इसका भी क्वांटा अपने को मालूम नहीं है, अभी मालूम नहीं है, तो इसमें मास का स्थानांतरण कितना भी हो सकता है, जबकि ये किस में होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। इसके बाद में यदि मैं थर्ड नंबर पे यदि बात करूं, थर्ड नंबर पे क्या बात करोगे, इसके मतलब दो चार्ज हैं अपने पास में, क्या हैं, दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, तो उनके मध्य जो बल लगेगा वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, लेकिन यहां आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 11th क्लास में, तो यहां पर दो मासों के बीच में जो बल लगता है वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का ही होता है। और इसकी वैल्यू भी तुमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई थी, F = G m1 m2 r²। यहां पर जो अभी आएगा ये कूलॉम के नियम के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, कितना बल लगेगा वो भी अभी बता देंगे थोड़ी देर में। फिर इसके बाद में यदि मैं बात करूं फोर्थ नंबर पे कि यहां से यदि हम बात करें, ये जो चार्ज है, जो चार्ज की वैल्यू है, ये गतिक और विराम अवस्था में दोनों टाइम क्या होता है, सेम होता है, मतलब ये गति के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि मास की वैल्यू गति के ऊपर डिपेंड करती है। m गतिक
की वैल्यू ज्यादा होगी m विराम से, m विराम से। अब यदि इसके बारे में और भी तुम बात करो कि ये गतिक में ज्यादा होगी विराम में कम होगी तो कितनी होगी कैसे होगी, ये मैं पहले बता चुका, लेकिन फिर भी मैं वापस लिख देता हूं। m गतिक की वैल्यू जो होगी वो m विराम, जिसको मैं m नॉट लिखता हूं, और बोलो अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम है तुम्हारे को, सी कौन है, प्रकाश की चाल। और यहां से यदि हम बात करें क्या, v है जो भी पार्टिकल है जिसका मास तुम ले रहे हो, उसको तुम कितने वेग से गति करवा रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद में यदि हम और बात करें इसके बारे में, आवेश के बारे में यदि हम बात करें यहां से, तो ये जो अपने पास में आवेश है ये हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फॉलो करता है। मतलब आवेश हमेशा संरक्षित राशि है, इसको ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित। तो ये कैसी राशि है, संरक्षित राशि है, जबकि द्रव्यमान संरक्षित राशि नहीं है। आवेश कैसी राशि है, संरक्षित राशि है, जबकि द्रव्यमान सुरक्षित राशि नहीं है। क्यों नहीं है, कहाँ जाएगा फिर ये, आइंस्टीन भाई साहब ने बताया था ना, ये कहाँ जाएगा, एनर्जी के रूप में चेंज हो सकता है, E बराबर mc² के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चार्ज और मास के अंदर भी अपना क्या आ गया, दोनों में डिफरेंस भी हमने देख लिया। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इनके बीच में हम आकर्षण और प्रतिकर्षण की भी बात कर रहे थे। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, और वो वैल्यू किसने बताई, वो वैल्यू बताई कुलाम भाई साहब ने। और उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, अब उसने बोला कि प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण होगी या प्रतिकर्षण होगी। ये बात पहले आ चुकी अपने पास में कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो उसने बोला कि करेंगे, बट कितना फोर्स लगाएंगे, तो उसके लिए उसने बोला कि जैसे अपने पास में दो आवेश हैं Q1 एंड Q2, इनकी तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कूलॉम के नियमानुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती Q1 एंड Q2। यहां हम ये नहीं बता रहे कि ये कौन सी प्रकृति का होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, इसलिए यहां पर हम दोनों का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड ही लेंगे। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और उसने क्या, दूरी, दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के, दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे दूंगा छोटी सी 1 और इसको छोटा सा 2। तो समीकरण नंबर छोटे से 1 और छोटे से 2 से, और यहां से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R² होगा, होगा तो होगा, इसमें तुम क्या कर सकते हो और मैं क्या कर सकता हूं। चले आगे, और यहां से यदि हम बात करें अब, तो F बराबर तुम्हारे को मालूम है समानुपाती है, समानुपाती को हटाओगे बराबर करोगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लोगे, और कूलॉम भाई साहब ने K कांस्टेंट ले लिया, तो K Q1 Q2 अपॉन R²। यहां K एक नियतांक है, और तुम्हारे को मैं बता दूं ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, ओनली नियतांक है। जबकि यहां पर, वहां पर हमने बात की थी ग्रेविटेशन के अंदर दो द्रव्यमानों के बीच में जो फोर्स लग रहा था F बराबर G m1 m2 अपॉन R², तो वहां पर G सार्वत्रिक नियतांक था, जबकि यहां पर K सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, ओनली नियतांक है। तो इसको हम नियतांक ही क्यों बोल रहे हैं, सार्वत्रिक नियतांक क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये जो K की जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है माध्यम के ऊपर। जैसे ही माध्यम चेंज करोगे तो K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जबकि G की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, उसको चाहे तुम कहीं पे भी लेके जाओ। इसलिए G तो क्या हो गया, सार्वत्रिक नियतांक, जबकि K अपने पास में नियतांक होगा, इसकी वैल्यू माध्यम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। और जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहां पर ये होती है निर्वात की विद्युतशीलता। अभी हम जो फोर्स की बात कर रहे हैं वो निर्वात में बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं, निर्वात में। और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर² बटे कूलॉम², ये होती है इसकी वैल्यू।
तो यहां से F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास में क्या हो जाएगी, इनके मध्य लगने वाले बल की वैल्यू की बात कर लेंगे। अब यहां से यदि मैं बात करूं कि अपने पास में जो K की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू अपने पास में 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आई है। और ये किस में आई है, मात्रा किस में है, एमकेएस में या एसआई में। तो ये वैल्यू भी किस में है, एमकेएस या एसआई में होती है। यहां से यदि तुम इसके बारे में बात करो अब आगे, वैसे के की वैल्यू ये किस में है, एमकेएस में, एमकेएस में के की वैल्यू ये। और सीजीएस में तुम बात करो तो के की वैल्यू 1 होती है। और 1 तुम इसको लिखना चाहो तो डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सीजीएस मात्रक क्या बताया था मैंने, अब इसका स्टेट कूलम बोल सकते हो उसको, ईएसयू का स्क्वायर, या जिसको फ्रैंकलिन भी तुम बोल सकते हो। और उसकी वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 9 थी, 9 ही थी। उसका तुम क्या कर सकते हो और मैं क्या कर सकता हूं। चले तो आगे चलो, 1 कूलम बराबर, बिल्कुल सही बात बोली हमने। चले आगे चलो। इसको तुम प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि के बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, न्यूटन की जगह तुम लिख सकते हो 10 की पावर 5 डाइन इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर की जगह तुम क्या लिखोगे बोलो, मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे बोलो इसका 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU का स्क्वायर। तो के बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 4। और यहां क्या बच गया, डाइन गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर बटे बोलो इसका स्क्वायर करोगे तो 3 तिया 9 गुणा 10 की पावर 18। दोबारा कर दीजिए मेरी सेट बीच में, एक बार देखो चलो तो मैं खुद भी मेरे को आ रही है, पहुंच गया आया कौन करो वीडियो को साइड में जल जाए थे। हाँ 30 मिनट का 2 बनाओ 3 बन कट कर लेना अपने हिसाब से। मैं बता दूं भाई एंड टॉपिक खत्म होगा, काट रख लो। 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर 5 ये वाली, 2 की पावर ये रही तो 10 की पावर 4, 5 और आधार समान का 23 जुड़ जाएंगी, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 18, इससे ये कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1। और ये किस में आ गया, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ESU का स्क्वायर। ये किस में आ गया रे, CGS में। किस में आ गया, CGS में। अब यहां से यदि हम इसके बारे में आगे बात करें, इसकी तो अपने को कोई जरूरत है नहीं, डेफिनेशन मैंने बताई दी। इसके बाद में यदि यहां से हम बात करें किसकी, इसको तो हटाओ, इसको हटा लो, और K इज इक्वल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। इसका जो मात्रक होगा वो जस्ट इसका उल्टा होगा, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यदि तुम इसकी बात करते हो या फिर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू तुम ऐसे भी बोल सकते हो 1/4 पाई के, एप्सिलॉन नॉट को भाग में इस साइड में गुणा में, ये गुणा में हो जाएगा, इस साइड में आएगा तो भाग में। तुम्हारे को इस बात का मालूम है, ये तुम्हारे पास में किस में हो गया, यदि यहां पर ये वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9 रखते हो तो ये वैल्यू किस में आई है अपने पास में, SI में। SI में किस में आ गई ये, SI में या MKS में। तुम CGS में बात करो तो CGS में, CGS में K की वैल्यू 1 होती है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई, 1/4 पाई। और तुम इसको लिख सकते हो ESU का स्क्वायर अपॉन डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू किस में आ गई, CGS में।
ये वैल्यू किस में आ जाएगी, CGS में। ये अपना निर्वात के अंदर फोर्स दो चार्जों के बीच में या दो आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसका माध्यम की उपस्थिति में। किसमें बात करेंगे, माध्यम की उपस्थिति में। तो यहां से अपने पास में फोर्स कितना आया था, फोर्स आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से यदि मैं इसके बारे में बात करूं, किसकी, माध्यम की उपस्थिति में, किसमें, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में। रोको यार, रोको इन ओके। यहाँ बोलो माड़ा कौन सी वीडियो, ओ माड़ा कौन सी वीडियो यहाँ मिला था रगन, क्या दो आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल की, और किसमें, माध्यम की उपस्थिति में। तो माध्यम, यहां पर हम निर्वात के लिए बात किए तो यहां पर विद्युतशीलता किसके लिए, निर्वात की। माध्यम के लिए बात करेंगे तो यहां विद्युतशीलता किसके लेंगे, माध्यम की। और यहां से यदि मैं बात करूं तो F मीडियम या F मध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन M। एप्सिलॉन M मतलब ये माध्यम में विद्युतशीलता Q1 Q2 एंड अपॉन 1/R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहां पर ये जो एप्सिलॉन M है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसको हम बोलते क्या है, पहले तो ये बता देता हूं, ये है माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता, इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट तो तुम्हारे को मालूम है, यहां एप्सिलॉन R है माध्यम का पैरावैद्युतांक, माध्यम का पैरावैद्युतांक। इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट गुणा में इस साइड में तो भाग में, अरे ये क्या लिख दिया, एप्सिलॉन M आएगा यहाँ पे, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये गुणा में इस साइड में आएगा तो भाग में। तो एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम आपेक्षिक बोल दिए। आपेक्षिक क्यों बोल दिए, कि निर्वात के सापेक्ष माध्यम की देख रहे हैं हम, तो इस सापेक्ष बात हो गई, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, माध्यम का पैरावैद्युतांक। और ये हर माध्यम के लिए अलग अलग होता है। इसकी वैल्यू कम से कम की क्या बात करोगे इसमें, इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन R की, इसकी वैल्यू जो कम से कम होती है वो 1 होती है। और किसके लिए होती है, ये निर्वात के लिए। किसके होती है, निर्वात के लिए। निर्वात के लिए इसकी वैल्यू 1 हुई, इसका मतलब हो गया कि निर्वात के अंदर विद्युतशीलता की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है, जो हमने पहले बताई दी। फिर इसके बारे में यदि तुम बात करते हो, जैसे जल के लिए बात करते हो, जल के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 80 के आसपास होती है। और इसके अलग अलग बुक्स में तुम्हारे को डाटा कुछ ऊपर नीचे मिल सकता है, बाकी वैसे एक्यूरेटली लगभग 80 होती है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं किसके लिए, धातु के लिए, एप्सिलॉन R की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। किसके लिए, धातु के लिए। और वो क्वेश्चन को यहीं से घुमाता है, क्वेश्चन को यहीं से घुमाएगा, वो तुम्हारे को दे देगा, जैसे क्या ले लिया उसने, तांबा ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया और कुछ ले लिया, नाम दे देगा, और वो बोलेगा कि अब उसके लिए वो तुम्हारे को क्या नहीं देगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता की वैल्यू नहीं देगा, या माध्यम का पैरावैद्युतांक नहीं देगा। और तुम घूमोगे कि भाई इसकी वैल्यू तो मालूम नहीं थी, लेकिन तुम्हारे को मालूम होना चाहिए कि वो क्या है, धातु। धातु है तो उसके लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू इनफाइनाइट है। और तो यहां से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R की वैल्यू तुम रख दोगे, यहां एप्सिलॉन M की वैल्यू मैं ये रखूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, एप मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कहां थी, निर्वात में। ये कहां थी अपने पास में, निर्वात में। तो मैं एप्सिलॉन और भाग में बच जाएगा बस ओनली, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, F नॉट मतलब निर्वात में। तो F मीडियम बराबर F नॉट अपॉन एप्सिलॉन R। यहां एप्सिलॉन R की वैल्यू अब तुम रख सकते हो, निर्वात के अंदर तुम निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे को मालूम है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है। या फिर तुम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो तुम इसको सीधा क्या बना लोगे, K। इसको तुम सीधा क्या बना लोगे, K। और K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K की वैल्यू 9 × 10⁹ इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो यहां से ये अपने पास में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा अपने पास में, माध्यम की उपस्थिति में। ये किस में हो जाएगा अपने पास में, माध्यम की उपस्थिति में। अब यहां से जो बात आती है, यहां से जो बात आती है थोड़ी सी और ज्यादा घुमाने की,
थोड़ा सा और ज्यादा घुमाने की। जैसे मैं बात करूं कि ये जो आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2, इनके बीच में यदि ये कंप्लीट जैसे जल भर दिया या तेल भर दिया या इसने जो भी भर दिया, मोम भर दिया, तो उसका ये तुम्हारे को एप्सिलॉन आर की वैल्यू वहां पर वो देगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू देगा। और इसने कंप्लीट भर दिया तो ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन यदि वो आपने को ऐसे बोल दे कि वो जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों के बीच की दूरी है x, कितनी दूरी है x, लेकिन उसने बोला कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये t मोटाई की, ओनली t थिकनेस की का ही क्या लेता है, कोई माध्यम लेता है, का ही कोई माध्यम लेता है, बाकी में क्या है वैक्यूम। तो अब यहां पर क्या आएगा, अब ये फॉर्मूला नहीं होगा। अब यहां पर मैं तुम्हारे को बता दूं कि माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति के अंदर जो ये मोटाई है, इसकी जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उसका अंडर रूट एप्सिलॉन आर गुणा हो जाती है, अंडर रूट एप्सिलॉन आर गुणा हो जाती है उस दूरी की वैक्यूम की तुलना में। तो यहां से मैं पहले बात करूं तो यहां से इसके लिए तुम फॉर्मूला ऐसे लिख लेना, एफ मीडियम बराबर तुम्हारे को मालूम है क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की तुम बात करोगे, आर स्क्वायर की तुम बात करोगे, लेकिन बात यह है कि आज यहां पर इतनी सी मोटाई क्या रख दी तुमने, पट्टी का। तो पहले तो तुम वैक्यूम की बात करो, वैक्यूम की टोटल वैक्यूम कितना बचा, टोटल x था लेकिन उसमें से t माध्यम आ गया तो x माइनस टी, प्लस इसकी मोटाई कितनी हो जाती है, t अंडर रूट एप्सिलॉन आर, t इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, t अंडर रूट एप्सिलॉन आर गुणा हो जाती है। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये अपने वैसे राजस्थान बोर्ड में नहीं है, लेकिन यदि तुम आगे के लिए बात करते हो थोड़ा सा भी, तो यहां से एप माध्यम में कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन ये वाला, क्योंकि आज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो वैक्यूम की पहले बात कर लो तो ये तो हो गई वैक्यूम की, प्लस माध्यम की उपस्थिति के अंदर जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, t अंडर रूट एप्सिलॉन आर और इसका स्क्वायर। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ी सी भी यदि t थिकनेस की यदि वो रखता है, पूरी में नहीं रखता, बात ऐसे करता है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा अपने पास। ये सारी बातें हो जाएंगी। इसके बाद में यदि हम बात करें कूलाम नियम के सदिश रूप की, किसकी बात करें, कूलाम के नियम के सदिश रूप की बात करें, तो वो बात कर लेते हैं एक बार। जैसे मान लो अपने पास में यहां से बात करें कि जैसे अपने पास में एक आवेश है ये Q1 और एक आवेश है ये Q2, मैंने दोनों आवेशों को क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। इसकी स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है, और इसकी स्थिति सदिश है वो कितनी है, R2 वेक्टर है। अब बात यह है कि यदि मैंने दोनों पॉजिटिव लिए हैं तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उस साइड में, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उस साइड में, इस साइड में फोर्स लगेगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और प्रतिकर्षित करेगा इसको इस साइड में। तो ये इसके ऊपर, पहले मैं इस वाले फोर्स की बात कर लेता हूं, 1 के ऊपर 2 के कारण बल लग रहा है, या 2 1 के ऊपर बल लगा रहा है, उसकी बात करें तो इसकी डायरेक्शन ये है, और मैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश, उसको मैं डेल्टा आर वेक्टर ले लेता हूं, उसको मैं कितना ले लेता हूं, डेल्टा आर वेक्टर। तो यहां पर 1 2 लिखते हैं, इसको क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये बता देता हूं, अभी आ जाएगा अपने सामने। सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूं O, ये कहां पर है, A बिंदु पर, और ये कहां पर है, B बिंदु पर। तो यहां से तुम ले लो त्रिभुज OAB से, और तुम्हारे को मालूम है किससे, सदिश, जो अपने पास में सदिश था उसका त्रिभुज नियम था, सदिश योग था, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम, सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से तुम्हारे को मालूम है कि दो क्रमांकित भुजाओं का योग तीसरी विपरीत क्रम में जो भुजा होगी उसके बराबर होती है। तो यहां से यदि हम बात करें, ये और ये दोनों क्रमागत हो गई और ये जस्ट विपरीत दिशा में, तो इसका योग इन दोनों के बराबर होगा, मतलब डेल्टा आर वेक्टर प्लस R2 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर। ये R2 वेक्टर इसको उठा के उस साइड में लेके जाऊं तो माइनस में जाएगा, ये प्लस में उस साइड में जाएगा तो माइनस में, डेल्टा आर वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहां पर पहले कौन आया, 1, बाद में कौन आया, 2, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा सीधा ही, R12 वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर की जगह आज हम क्या लिख सकते हैं,
R12 का वेक्टर। इसलिए यहां पर पहले 1 और बाद में 2, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, 1 के ऊपर लगने वाला बल किसके कारण, 2 के कारण। तो इस बल को भी हम क्या दे देंगे, F12 वेक्टर, और ये डेल्टा R को हम क्या लिख देंगे, इस साइड के लिए 12 वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर इस स्थिति में लगने वाले जो बल की वैल्यू होगी वो अपने पास में, अब उस साइड में यदि मैं बात करूं बल की, तो F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R की वैल्यू, दोनों के बीच की दूरी ये है, तो R12 का R21 वेक्टर का स्क्वायर। यहां पर अपने को मालूम है A वेक्टर डॉट A वेक्टर, जिसको तुम क्या लिख सकते हो, A वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हो, जिसको ऐसे लिखोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, A स्क्वायर। यहां पर कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगी, तो यहां पर भी कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगी। हमने इस साइड में डायरेक्शन शो की है, तो इस साइड में भी डायरेक्शन आएगी, जबकि ये स्क्वायर होते ही इसकी ये डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, तो यहां पर अपने को कोई ना कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी होगी। और डायरेक्शन इसकी कौन सी डायरेक्शन है, इस साइड में। इस साइड में कौन सा ले रहे हो तुम, R12, तो मैं इस साइड में क्या लिखूंगा, R12 का कैप, R12 का कैप। तुम इसको और भी अच्छे तरीके से लिखना चाहो वेक्टर फॉर्म में, इसे कैप लगा दिया, सदिश हो गया। लेकिन फिर भी यदि तुम इसको और भी आगे लिखना चाहो तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का वेक्टर का स्क्वायर लिखो तो लिखो, वरना डायरेक्ट तुम स्क्वायर कर सकते हो। और R12 का कैप, तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि R12 का कैप इज इक्वल टू क्या होता है, R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मोड, R वेक्टर का मोड या इसका ओनली परिमाण। तो तुम इस कैप की जगह ये वाली बात लिख सकते हो, R12 वेक्टर अपॉन R12। तो यहां से F12 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12। एक 2 टाइम ये और एक 1 टाइम ये, तो कितने हो जाएगा, ये 3 टाइम आधार समान घाते हैं जुड़ जाएंगी। तो F12 का वेक्टर इज इक्वल टू हो गया K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और R12 का फैक्टर। ऐसे भी तुम लिख सकते हो और ऐसे भी तुम लिख सकते हो, दोनों ही बातें सही हैं। ये तो हो गया 1 के ऊपर 2 के कारण लगने वाला बल। अब यदि हम बात करें किसके, 2 के ऊपर 1 के कारण लगने वाले बल की, तो यहां से वही बात सेम इसके अकॉर्डिंग ही हम बात कर लेंगे। यहां से यदि मैं बात करूं तो देखो, अब मैं इसकी डायरेक्शन, ये 1 इसको प्रतिकर्षित कौन साइड में करेगा, इस साइड में, तो ये जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी ये उसको तो रहने दो। आज मैं डायरेक्शन ये ले रहा हूं, तो इस वाले ट्राइंगल में, तो ये और ये दोनों क्रमागत हो गई और ये विपरीत दिशा में, तो वही कहां से, त्रिभुज AOB से, सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से, सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से, तो ये और ये दोनों क्रमागत है, तो R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। इसको उठा के उस साइड में फेंकू तो माइनस में जाएगा, डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। तुम्हारे को मालूम है कि ये पहले 2 है और बाद में 1 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, R21 वेक्टर, सीधा सीधा लिख देंगे। तो यहां से इस साइड में लगने वाला जो भी बल होगा उसको भी हम क्या लिखेंगे, 2 और 1। तो इस साइड में जो बल लगेगा F21 का वेक्टर, तो इस साइड में लगने वाले बल को तुम क्या लिखोगे, F21 वेक्टर इज इक्वल टू वही K Q1 Q2 अपॉन बोलो R21 वेक्टर का स्क्वायर और R21 का कैप। स्क्वायर करोगे तो ये तो वेक्टर हट जाएगा इसका, तो F21 का वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 का कैप। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 R21 वेक्टर अपॉन R21 का क्यूब, R21 का क्यूब। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तुम इसको, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं। इसको तुम इक्वेशन देना चाहो तो इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4।
1 2 3 4, 1 और 3 की तुलना करूं तो यहां से मैं बात करूं तो यहां से तुलना कर सकता हूं, और समीकरण नंबर 2 और 4 से तुलना करना चाहूं तो समीकरण 2 और 4 से भी तुलना कर सकते हैं। तो इनकी जरूरत है नहीं, अब इनको तो हटा देता हूं एक बार में। उसको रहने दो, यहां पर देख लेते हैं एक बार। अब अपने को इस बात का मालूम है कि जो F12 की डायरेक्शन है वो इस साइड में, कौन सी साइड में, R12 की डायरेक्शन में, और इसकी जो डायरेक्शन है वो, इसको मैं डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू लिख देता हूं R21 वेक्टर इस साइड में। तो इस साइड में जो F21 की डायरेक्शन है वो R21 की डायरेक्शन में है, और F12 की डायरेक्शन R12 की डायरेक्शन में, और R12 और R21 दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, यदि इनके एकांक सदिश की बात करूं तो दोनों का परिमाण ही एक होगा। तो यहां से R12 का कैप इज इक्वल टू R21 का कैप, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक के हम नेगेटिव लगा देंगे कि भाई एक इस साइड वाला पॉजिटिव है तो इस साइड वाला नेगेटिव में, या इस साइड वाला पॉजिटिव है तो इस साइड वाला नेगेटिव में। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लेते हैं। तो यहां से हम R12 कैप की जगह ये भी लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, F12 का वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का समीकरण नंबर 2 से लिया हो गया तो ले लो, क्यूब आ गया, और समीकरण 2 मतलब समीकरण नंबर 1 ही ले लो, ठीक है। तो F12 का वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिखोगे, ये माइनस का R21 का कैप, माइनस को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, F12 का वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R21 का कैप। R12 की मैं बात करूं तो ये थी, R21 की बात करूं तो यही थी। स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्शन नहीं आ रहा, ओनली परिमाण का स्क्वायर आ रहा है जो दोनों टाइम सेम है। तो मतलब यहां से तुम एक बात लिख सकते हो, और वो बात क्या लिख सकते हो, इसको समीकरण नंबर यहां लिख देते हैं, फिर इसको सॉल्यूशन इसका कंप्लीट यहां जाएगा। तो यहां से R12 का स्क्वायर बराबर R21 का स्क्वायर, दोनों का वर्ग सेम होगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ नहीं रही, परिमाण का स्क्वायर आ रहा है, दोनों के लिए सेम होगा। तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, R12 के स्क्वायर की जगह R21 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R बोलो 21 का स्क्वायर और R21 का कैप। ये ही सेम कौन है, ये K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 का कैप। तो इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, इस कंप्लीट की जगह ये। तो यहां से F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, और F21 वेक्टर। यहां से यदि मैं इनके परिमाण की बात करना चाहूं तो F12 के वेक्टर का परिमाण बराबर है F21 वेक्टर के परिमाण के बराबर। माइनस का सिंबल अब नहीं आएगा। तो यहां से क्या बात सामने आ रही है कि इस साइड में 1 के ऊपर लगने वाला बल और 2 के ऊपर लगने वाले बल दोनों का परिमाण सेम होगा, और दिशा दोनों के एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, ये नेगेटिव सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों बल हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। और ऐसा कौन कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये किसको फॉलो करता है, न्यूटन के तृतीय नियम को, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करता है। मतलब इसके ऊपर लगने वाले बल परिमाण में समान, दिशा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और जो बल की दिशा होगी वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये बात ध्यान रखना। ये अपना क्या हो जाएगा, कूलॉम नियम का सदिश रूप खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत की। अध्यारोपण के सिद्धांत की सिद्धांत की बात क्या करेंगे कि जैसे अपने पास में बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे क्या हैं, आवेश हैं। जैसे ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, ये Qn आवेश है, और
यहां पर एक कोई परीक्षण आवेश है जिसको मैं नाम लिख सकता हूं Q0, इसको हम टेस्ट करेंगे। तो ये Q1 है, ये सारे के सारे मैंने पॉजिटिव मान ली, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस साइड में 1 की वजह से F1 वेक्टर। तो ये 2 वाला है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस साइड में, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F2 वेक्टर। ये Q3 है, यहां से ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस साइड में F3 वेक्टर। ऐसे ही ये N वाला है, वो इस साइड में लगाएगा Fn वेक्टर। तो इसके ऊपर मतलब अलग अलग आवेश हैं या बहुत सारे आवेशों का निकाय है, तो वो किसी एक आवेश के ऊपर जो लगने वाले जो फोर्स हैं उनकी डायरेक्शन ये इस साइड में लगाएगा, ये इस साइड में लगाएगा, ये इस साइड में और ये इस साइड में। तो इसके ऊपर लगने वाले टोटल जो बल की वैल्यू होती है वो F नेट वेक्टर इज इक्वल टू होता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डैश 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 और Fn वेक्टर। तो मतलब ये क्या कहना चाहता है कि मतलब यदि अपने पास में कोई n आवेशों का निकाय हो या बहुल आवेशों का निकाय हो तो उसके कारण किसी एक परीक्षण आवेश पर लगने वाले कुल परिणामी बल का मान, उस पर लगने वाले कुल परिणामी बल का मान अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत होगा। इसमें क्या हो जाएगा कि n आवेशों के निकाय में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान, लगने वाले कुल परिणामी बल का मान